नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र में। आप लोग जानते हैं आपके समक्ष वीपीओ की यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी है और विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए हमारे नए नए इनिशिएटिव चल रहे हैं। आप अगर विलेज पंचायत ऑफिसर की कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे देखिए बोर्ड पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है। बीपीओ कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा और उसके लिए आपको लिखना होगा वीपीओ, जो एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे 8081255444 पर बीपीओ लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी बीपीओ कम्युनिटी से वहां पर आप जुड़ जाएंगे। और साथ के साथ जितनी भी हमारी जो ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह है, यानी कि आपको इससे संबंधित मटेरियल और इंफॉर्मेशन सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी अंतिम क्लास चली थी, उसी क्लास के आगे का सिलेबस हम कवर करेंगे। थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे थे उसको 1 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे। देखिए, हम लोगों ने ग्राम पंचायत, जो पंचायत है हमारी, पंचायत और ग्राम सभा, इन सारी चीजों को देखा, उसका इतिहास देखा, ठीक है। इतिहास देखा, कौन कौन सी समितियां रही, उन सारी चीजों को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आप लोग जानते हैं कि इसको संविधान में स्थान दिया गया। क्या दिया गया? संविधान में स्थान दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि यहां पे ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता दी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कई बार ऐसा बोला गया था कि जो संवैधानिक तौर पे मान्यता जो दी गई है यहाँ पे ग्राम सभा को, इससे पहले कई बार ये बोला गया था भाई कई जिला को जो है स्थानीय स्वशासन का आप इकाई मानिए या केंद्र मानिए। कई बार मध्य स्तरीय पंचायतों को महत्व दिया गया, कई बार ग्राम को महत्व दिया गया। लेकिन 73वें संविधान संशोधन में इस चीज को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि भाई जो आप देखेंगे संवैधानिक स्तर पर मान्यता किसको दी गई? ग्राम सभा को, ठीक है। और 3 स्तर पर पंचायतों की बात की गई। कैसे? देखिए, अगर आप यहां पे देखें 3 स्तर पर पंचायतों की, तो पंचायत आप जानते हैं सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, एकदम नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद आप देखेंगे फिर आपका जो है मध्य स्तरीय, जिसको प्रखंड, ब्लॉक, ठीक है, या क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत। और अंतिम में हमारा जिला परिषद या जिला पंचायत होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर ना? तो 3 स्तर पर। अब ये तो हम इसके बारे में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि कोई भी स्कीम होती है तो इस हिसाब से ऐसे चलती है, ठीक है। कोई भी शिकायत हो, कोई भी योजना हो, उसका क्रियान्वयन हो, तो यहीं से होके जाती है और अंतिम में जो है फाइनली यहां पे इंप्लीमेंट होती है ग्राम पंचायतों में। क्लियर? लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम 73वां संविधान संशोधन देख रहे हैं। इसमें यह बोला गया कि भाई देखो, 1 से अधिक गांवों से बनी पंचायत का नाम क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग है। ग्राम सभा का मतलब है कि जो भी एलिजिबल वोटर है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है। लेकिन पंचायत का गठन 5 साल के लिए होगा और वोटिंग के द्वारा होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। अब पंचायत घोषित किसको करेंगे? देखिए, इसमें एक बात लिखी है, कम से कम 1000 वोटर्स होने चाहिए, तब एक ग्राम पंचायत की बात आएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी गांव में 1000 वोटर्स ही ना हो, 1000 मतदाता ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बात यह आएगी कि चलो भाई 2 या 3 गांव को मिलाकर बना दीजिए। कई गांव छोटे भी हो सकते हैं, कई गांव बड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पंचायत को क्या नाम दिया जाएगा? तो यहां पे जो जिस गांव में जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस पंचायत को वही नाम दिया जाएगा। मान के चलिए कि ABCD करके 3 गांव हैं, ठीक है, ABC करके। यहां पे 200 वोटर्स हैं, यहां पे भी 200 वोटर्स हैं मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए कि 600 वोटर्स हैं। तो अब जो ग्राम पंचायत का नाम होगा वो B ग्राम पंचायत होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस हिसाब से इसका नाम दिया जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास पे तो जोर देना ही था, क्योंकि आप देखोगे कि ग्रामीण स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है आर्थिक तौर पे, यानी कि जितने भी संसाधन हैं, जितने भी विकास की योजनाएं हैं, वो क्रियान्वित ही नहीं हो पाती। वहां आते आते पैसा, फंडिंग और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सरकार की पहुंच भी खत्म होती है, क्योंकि लोकल स्तर पर चीजें चलती हैं। सामाजिक स्तर पर बहुत सी समस्याएं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ठीक है, और जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भी विभिन्न समस्याएं, तो उन सबको दूर करना है और डेवलपमेंट को लेके आना है, यही इसका उद्देश्य था। लाभार्थी जो भी बेनिफिशियरीज होंगे,
जो भी स्कीम्स चलाई जाती है उसका चयन कौन करेगा? ग्राम पंचायत स्वयं करेगी। ठीक है, ये चीज है। तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया। यहां से सीधे सवाल आ सकते हैं, ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है? ये तो बेसिक बातें हैं कि प्रधान प्रधान कैसे चुनाता है। तो वोटिंग प्रत्यक्ष, अब वैसे तो गांव के लोग से पूछे तो ना बता पाएंगे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ऐसे चुना जाता है, साधारण तौर पे तो बता देंगे, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, तो पता है आपको कि भाई डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। और देखेंगे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में भी यही है, सदस्यों के माध्यम से। ब्लॉक पे क्या होता है? सदस्य चुने जाते हैं, फिर उन सदस्यों के माध्यम से क्या चुना जाता है? ब्लॉक स्तर पर एक प्रमुख चुना जाता है, ठीक है, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिला पंचायत, जिला परिषद। तो यहाँ पे जो इनका अध्यक्ष चुना जाता है वो निर्वाचित होता है। क्लियर है? जिला और क्षेत्र स्तर पर। यहां पे देखिए, प्रत्येक पंचायत में ठीक से काम करने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग क्या होगा? हर राज्य का निर्वाचन आयोग होगा। और वो निर्वाचन आयोग क्या कराएगा? वो निर्वाचन आयोग वहां पे चुनाव कराएगा, पंचायतों के भी चुनाव कराएगा और नगरीय निकायों के भी चुनाव कराएगा, वही निर्वाचन आयोग। इसीलिए इसका गठन ही किया गया है। अब यहां पे देखें तो इसमें 6 समितियां होती हैं जो काम करती हैं इसके लिए। ये 6 समितियां महत्वपूर्ण हैं। नियोजन और विकास समितियां पूछी जा सकती हैं। ये देखिए, शिक्षा व निर्माण, ये दोनों अलग अलग हैं। शिक्षा व निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित समिति, प्रशासनिक और जल प्रबंधन संबंधित समिति। ये समितियां थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में। हालांकि आगे फिर ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली तो आप चीज ध्यान दीजिएगा कि आधारभूत इकाई क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा। ठीक है, कई ग्राम सभाओं को मिलकर, इकाई का मतलब नीचे बेसिक स्तर से। मैंने बताया कि भाई एक गांव में अगर 1000 वोटर्स नहीं हैं तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं होगा, यानी कि 2-3 गांव मिलकर बनाते हैं। लेकिन जो ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम सभा, वो हर गांव की अलग अलग होती है। यानी कि कई, ऐसा भी हो सकता है कि कई ग्राम सभा मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन करते हो। यानी कि बेसिक इकाई क्या है? बेसिक इकाई ग्राम सभा है इसकी। ठीक है, अब देखिए ये व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ये हमने देख ही लिया। 3 स्तर पर यह काम करती है। ठीक है, एक ग्रामीण स्तर पर काम करेगी, मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि नीचे के स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर। ठीक है, इसका प्रोसीजर यही है और आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि हम 73वां संविधान संशोधन देख रहे हैं, अभी ग्राम पंचायत वगैरह को भी डिटेल से देखेंगे। यहां पे एससी और एसटी के अनुपात में आरक्षण भी दिया गया, यानी कि जो जनसंख्या में जितना उनका अनुपात होगा, चुनाव के समय उतने % उनको सीटों पे आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो उनको वहां पे कुछ कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। आप लोग ने देखा भी होगा कि जो चुनाव में, जब प्रधानी का चुनाव होने लगता है गांव में, तो बोलते हैं भाई ये सीट यहाँ पे इस बार इसकी है, ठीक है, एससी है, ओबीसी है ना, ये बातें आती हैं। और साथ के साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन चीज है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या है? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। मैं साइड हट जाऊंगा ताकि स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकें, लेकिन पहले मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल तो जनरली कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितने समय का कार्यकाल होगा? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इन केस अगर प्रधान, ठीक है, ग्राम प्रधान को हटा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव यहां भी पारित होगा, उसका भी हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अथवा मृत्यु आदि के द्वारा, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो मर जाता है, हट जाता है। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा कि ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान मर गया तो फिर आगे जो आएगा वो अगले 5 साल तक रहेगा, नहीं, टोटल 5 साल रहेगा। अगर मान के चलिए इसने 2 साल काम किया है तो बचे हुए 3 साल के लिए रहेगा, क्योंकि अगले 5 साल बाद चुनाव होने ही हैं। ठीक है, वो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा डेट वगैरह। तो ये बात है। और किसी भी हालत में 6 माह से ज्यादा पद खाली नहीं रहेगा। ये बेसिक चीजें, इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ 73वें संविधान संशोधन में हमने देखा ही कि भाई निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। साथ के साथ स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, जो समय समय पर राज्यपाल को अनुशंसाएं देगा, और यदि राज्यपाल कोई काम देता है उसको, तो उसको भी उसमें करेगा, उससे संबंध भी अपने विचार रखेगा सामने। और साथ के साथ आपको पता है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में। ठीक है, ये बेसिक चीजें मुझे लगता है आप जानते भी होंगे, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। अब हम लोग आ जाते हैं 73वें संविधान द्वारा सुनियोजित पंचायती राज स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं 3 स्तर पर,
मध्य और जिला। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने देखा कि हमारे यहां पंचायती राज सिस्टम यूपी में संयुक्त प्रांत पंचायती राज सिस्टम पहले से स्टैब्लिश था, तो उसको आगे बढ़ाया गया। देखिए पहले क्या था कि पहले जो था बलवंत राय मेहता ने जब अनुशंसाएं दी, समय समय पे इन्होंने सारी अनुशंसाएं लगभग मानी है कि भाई पहले जिले स्तर पर था, बलवंत राय मेहता ने बोला कि ठीक है मध्य स्तर पर लेके आए तो मध्य स्तर पर लेके आए, लेकिन क्या था कि अभी व्यवस्थित रूप से उस तरह से नहीं था। एक पैन इंडिया लेवल का जो प्रोग्राम था वो अभी नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब इसको दर्जा दे दिया गया तो इन्होंने भी बोला कि भाई परिवर्तन करें। तो यूपी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश ने, एक तो देखिए एक अधिनियम, मैं अभी दो बता रहा हूं, आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे पारित हुए, बट दोनों यहां पे बता दे रहा हूं, दो एक्चुअली तीन हैं। तो यहां पे है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ठीक है, ये पहले भी था, इसको अपडेट किया गया, यानी इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद दो अन्य थे। ठीक है, एक था क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और दूसरा था जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, क्षेत्र परिषद, जिला पंचायत, पंचायती राज अधिनियम, राज अधिनियम। बस इसका टाइम क्या है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 1961 में इसको लाया गया। ठीक है, तो ये थे एक दो चीज, यहां पे ये संशोधन किया गया जिला स्तर पर, मध्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर। साथ के साथ जो विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था थी उसके अनुरूप शासन को ढालने के लिए इन्होंने एक आयोग का, सुधार आयोग का गठन किया, विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग 1995 में। ठीक है, आपको पता ही है कि 92वां, माफ कीजिएगा 73वां संविधान संशोधन 92 में आया, 93 से लागू हुआ 24 अप्रैल से, तो 95 में इन्होंने भी उसके अनुरूप विकेंद्रीकरण को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक समिति गठित की, जिसके हिसाब से इन्होंने आगे काम किया। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा, दिमाग में महत्वपूर्ण है, यूपी की चीजें विशेष तौर पे आ सकती हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए पंचायती राज जो था, देखिए 73वां संविधान संशोधन जब तक नहीं आया उसके पहले भी सारी सिस्टम था, पेपर में पहले का भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसका जो इतिहास है, हम लोग इतिहास ही बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो इतिहास इसका अगर हम देखें तो हम 6 चरणों में पढ़ते हैं। कितने चरणों में? 6 चरणों में। तो सारे चरण के सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें चरण का कम से कम टाइम थोड़ा सा याद रखिएगा, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने यहां पे मेंशन किया है उसको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहला चरण। तो आपको पता है कि 1947 से ही जैसे हम आजाद हुए उसी समय से हमने जो हमारा, आप देखेंगे कि 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन अनुच्छेद 40 में जो बात कही गई थी और भारत में जो भावना में नहीं था पंचायती राज का एक सिस्टम, उसको हमने माना। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे पहले इसको यहां पे पहला चरण जो माना जाता है, पहले टाइम देख लीजिए, 1947 से 1952 से 53 तक। एक्चुअली 52-53 में होते हैं चुनाव। ठीक है, पहला चुनाव होता है, तो उसके हिसाब से माना जाता है। होता क्या है, जमींदारी उन्मूलन जब हो जाता है तो उसके पश्चात देखा गया कि ये जो ग्राम सभा थी उसके अधिकार को काफी बढ़ावा मिला, क्यों? पहले से बेहतर काम करने की स्थिति में आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो इसको लागू कब से किया गया था? 15 अगस्त 1949 से इसको लागू कर दिया गया था, यानी कि स्थापना हो गई थी। और संयुक्त प्रांत राज अधिनियम 1900, ये देखिए हमने अभी जो देखा, संयुक्त प्रांत, पहले यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे, बाद में यूपी बोलने लगे। पंचायत राज अधिनियम 1947 द्वारा इसको प्रभाव में लाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अनुदेश जो दिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसके अनुरूप था। ये तो बेसिक बातें सब जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1949 से जब से इन्होंने काम किया, आप देखेंगे उस समय हमारे देश में, माफ कीजिएगा राज्य में, देश की नहीं यूपी की बात कर रहे हैं, 35,000 पंचायतें थी। ठीक है, 35,000 पंचायतें थी और 8,000 पंचायत अदालतें थी, क्योंकि ग्राम पंचायतें न्यायिक काम भी करते था, जो न्यायिक काम करता था उनको पंचायत अदालतें बोलते हैं, बाद में चल के इसका नाम बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, तत्कालीन जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख। 5 करोड़ 40 लाख, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो मैं साइड हो जाऊंगा, टाइम टू टाइम आप ले लीजिएगा। तो 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी। इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की थी, पंचायत मंत्री, विकास समिति मंत्री, इन सारी चीजों का प्रावधान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था, ताकि सुचारू रूप से ये सारी चीजें चल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चरण देखते हैं,
यूपी में जो पंचायत का विकास हुआ उसका दूसरा चरण 1953-54 से 1959-60 तक, ठीक है, ये दूसरे चरण का टाइम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पंचायत राज संशोधन विधेयक के तहत क्या किया गया? इसमें आप देखोगे तो पंचायतों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले कितनी थी? 35,000, अभी कितनी हो गई? दूसरे चरण के प्रारंभ में 72,409। देखिए टाइम टू टाइम कई बार अपडेट किया गया है, पंचायतों की संख्या बहुत बार बढ़ी है, लेकिन हर छोटे मोटे बढ़ाव को या फैक्ट को याद करेंगे तो फिर हो सकता है इंपॉर्टेंट चीजें आप भूल जाएं। तो जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं, बाकी किताब में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो 72,409 कर दी गई। पंचायत अदालतों को अब क्या बोला जाने लगा? मैंने बताया ना, नाम चेंज करेंगे तो न्याय पंचायत। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा किस चरण में किया गया? तो ये चरण में पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत बोला गया। क्या बोला गया? न्याय पंचायत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखें आगे यहां पे फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। और इस देखिएगा दूसरे चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, ठीक है, न्याय पंचायत, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहां पे कृषि के संबंध में जो कार्य थे उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया गया और वहां पे उल्लेखनीय प्रगति भी देखने को मिलती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रबी और खरीफ की फसलों के लिए आंदोलन चलाया गया और इसके लिए समिति की स्थापना की गई, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया गया कि इस संबंध में विकास हो। क्योंकि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि गांव में आज भी बहुत सी बड़ी मतलब जो जनसंख्या है वो ज्यादातर इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे, यानी कि जो कुछ और भी काम कर रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं सुबह शाम, या उनके घर वाले, ठीक है। अपनी समस्याएं हालांकि, लेकिन उस स्तर पे अभी भी रोजगार देने में सक्षम नहीं है, लोगों की जीविका चल रही, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। और सही बात है कि अगर हम कॉमर्शियलाइज कर देंगे, हर चीज बेचने ही लगेंगे, तो खाने वाली चीजें कब पैदा करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, बड़े अभी तब से लेकर हमने बहुत सुधार किया है। तो यहां पे देखिएगा तो ये दूसरा चरण आपको महत्वपूर्ण लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब आता है हमारा तीसरा चरण, ठीक है, 1960 से 61 तक। अब मैंने आपको अधिनियम पढ़ाया था, क्या याद होगा? बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश भी आई थी, साथ के साथ यहां पे मैंने बताया था क्या आपको? क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद या जिला पंचायत। देखिए यहां पे लिखा भी होगा, ये देखिए बलवंत राय मेहता के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद, ठीक है, इसका अधिनियम लाया गया। तो टाइम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही टाइम है, इसी समय आया था और तीसरे चरण में आया था। ये किस चरण में आया था? तीसरे चरण में आया था, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे जो चुनाव होते हैं उसके बाद कृषि उत्पादन तथा कल्याण समितियों का गठन किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा ये पूछा जा सकता है कि भाई जो बलवंत राय मेहता, इन्होंने बेसिकली अगर देखा जाए तो मध्य स्तरीय पे ज्यादा फोकस किया था कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने की थी, लेकिन बोला था कि ये भी होना चाहिए क्योंकि सारा क्रियान्वयन उसी के माध्यम से जो क्षेत्र समिति होगी उसके माध्यम से होगा, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रारंभ इन्हीं को ही एक प्रकार से जो सिफारिश प्रारंभ में इन्होंने दी, बाद में बहुत सारे लोगों ने दी, क्योंकि हमने देखा है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी चीजें देखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में, पंचायतों के विकास का चौथा चरण, ठीक है। चौथे चरण देखेंगे तो कब से कब तक था? 72 से 73 और 81 से 82 तक, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो पंचायतों का आम का चौथा चुनाव होता है, मतलब आम चुनाव जो होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो यहां पे पंचायतों की संख्या कितनी हो गई थी? 72,834। और न्याय पंचायत अगर हम बोले, जिसको हम पंचायत अदालत बोलते थे पहले, 8,792 हो गई थी, ठीक है। बेसिक फैक्ट है, थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे चौथे चुनाव की बात हो रही है, इसी के बाद यहां पे पांचवा चुनाव होता है, ठीक है। पांचवा चुनाव होता है, इसमें क्या बोला जाता है कि भाई देखो ग्राम सभाओं की संख्या यहां पे थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। यहां पे देखिए 72,000 कुछ है, यहां पे 74,060 हो जाती है। उसके बाद देखेंगे मतदाताओं की आयु भी इसमें थोड़ा सा घटाई गई, क्लियर है। 30 अक्टूबर 1971 को यहां पे ग्राम स्तरीय पंचायत सेवक का पद सृजित किया गया। पंचायत सेवक अगर हम देखें तो इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, विलेज जैसे डेवलपमेंट, फिर से लिखते हैं, डेवलपमेंट ऐसे लिखिए, पूरा नहीं रहा, ऑफिसर, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं क्योंकि काम ही ऐसा डेवलपमेंट से संबंधित सिफारिश देना। तो ग्राम पंचायत कार्यकर्ता का इस पद का सृजन किया गया, और क्योंकि डेडिकेटेड पद था, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी जाती थी, व्यवस्थित काम होता था। तो इसके बाद पंचायती राज की जो जड़ें हुई
वो काफी मजबूत हुई। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन सा चरण है, विकास का चौथा चरण है। टाइम वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेपर में ऐसे ही फैक्ट आएंगे, बहुत डिटेल से, बहुत एनालिटिक टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए पंचायत की विकास का 5वां चरण, मैंने पहले बताया था कि हमने 6 चरण में इसको बांटा था। 5वें चरण का टाइम अगर आप देखें तो 83 से 84 और 1992 से 93 के बीच में है, ठीक है। अब यहां पे छठा सामान्य निर्वाचन 88 में होता है, हमने देखा था 82 में इसके पहले वाला निर्वाचन होता है, ठीक है। अब पंचायत अधिनियम में संशोधन होना था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी में तो संशोधन होगा ना, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन भाई आया 1992 में आया, 93 से लागू हुआ, टाइम तो यही है। तो यहां पे आप देखेंगे कि पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया, 30% जो है महिलाओं को आरक्षण वगैरह दिया गया, कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में, जैसे महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसमें ये बात दिमाग में रखी गई कि भाई कम से कम इस आरक्षण के तहत अगर महिलाओं को दिया जाए तो कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इस चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 73,927, फैक्ट है भाई, याद करना पड़ेगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल महिलाओं को जो आरक्षण मिला चुनाव के बाद तो 930 महिलाएं ग्राम प्रधान बनी। अब एक प्रॉब्लम तो आप लोग जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, कई बार यूपीएससी वगैरह में पूछा गया है, पंचायत पति, ठीक है, पंचायत पति, पंचायत हस्बैंड, ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में। पंचायत पति का मतलब कि आप लोग देखेंगे कि पंचायत पति का मतलब क्या है कि जो सीट महिलाओं के नाम पे आरक्षण है वो लड़ा तो उन्हीं के नाम पे आता है, लेकिन प्रचार करने वाला और जो कुछ होता है उनका पति होता है, यानी मेल वर्ग होता है, और वही प्रधान के तौर पे एक्ट करता है। महिलाएं क्या करती हैं, बस अंगूठा साइन वगैरह काम करती हैं। कई बार तो नाम भी लोग नहीं जानते कि कौन है हमारे गांव का प्रधान। एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज आई थी पंचायत करके, उसमें इन सारी चीजों को जो विलेज सचिव वगैरह होते हैं गांव के, उनके बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिएगा इसमें जवाहर रोजगार योजना चलाएगी, ठीक है, तो इसका जो क्रियान्वयन था वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना था, और इसका उद्देश्य क्या था, जो गांव में अल्प रोजगार है या बेरोजगारी है, इससे निपटने के उपाय किए जाएं। विभिन्न स्कीम्स वगैरह के माध्यम से इस पर निपटने का प्रयास किया गया। जैसे आप देखेंगे तो गांव में ही कोई चकबंदी का काम कहीं हुआ, या गांव में जो भी काम हुए, मनरेगा का काम, मनरेगा तो बाद में आए, लेकिन बात यह है कि जो इस तरह के काम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस तरह से जो भी योजना है उसका प्रयास ये किया गया कि बेनिफिशियरी यहीं के हों और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, कम से कम अल्प रोजगारी, बेरोजगारी जो है समाप्त हो सके, ठीक है। ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, छठा चरण, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा अनुच्छेद 40 के हिसाब से ये थोड़ा सा हमने देखा कि ये 73वां संविधान संशोधन आया तो 83 से 93 तक था। इसके बाद हमारा क्या आता है, 73वां संविधान संशोधन आ गया, अनुच्छेद 40 के अनुरूप था, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक, डीपीएसपी, जो डायरेक्टर स्टेट प्रिंसिपल्स हैं, वो ये बोलते हैं कि संविधान के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि भाई जो राज्य सरकारें होंगी पंचायती राज सिस्टम का गठन करेंगी, उनको जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व तो कुछ सौंपेंगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर, विकेंद्रीकृत स्तर पर गांव के लोग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और विकास में अपना योगदान दे सकें, ठीक है। अब जब इस संविधान संशोधन को लाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन 92, तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्लियर है, ये तो बेसिक एक्स्ट्रा फैक्ट था। उत्तर प्रदेश की पंचायत विधि में संशोधन किया गया, ठीक है, उसके लिए एक विधेयक लाया गया 1994 में, ठीक है, और इसको लागू कर दिया, मतलब 73 के अनुरूप करने के लिए आपने देखा होगा 22 अप्रैल 1994 से इसको लागू कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया भाई, देखो ये जो इसमें मूल रूप से क्या किया गया, ये जो लाया गया, इन्हीं 3 जो अधिनियम हमारे पास पहले से थे ना, ये जो मैंने अभी बताया, इन्हीं में संशोधन किया गया, मतलब इसके माध्यम से इन्हीं में संशोधन किया गया जो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है। यहां पे देखिएगा अब इसके तहत किया क्या गया, यही चीजें की गई, ये वाली जो व्हाइट कलर से लिखी है। पंचायतों का गठन और संरचना जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप कर दिया गया। एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं, मतलब यहां पे कॉमा होगा या फिर और लिख दीजिए, ठीक है। जो 73वें संविधान संशोधन में बात की गई थी उसके हिसाब से आरक्षण की बात की गई। वित्त आयोग का गठन किया गया, जो 73वें संविधान संशोधन में हमने देखा, बोला गया था, और भाई वही है कि 1000 आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन होगा, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये बातें यहां पे थी। अब यहां पे अगर आप देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, यूपी ने 23 अप्रैल 1994 में किया,
और देखेंगे तो इन्होंने 95 से यानी कि 94 में आयोग का गठन किया, निर्वाचन आयोग का, और 95 से उसने काम करना चालू कर दिया। वर्तमान में अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो यहां पे देखेंगे 57,705 जो है ग्राम पंचायत है। क्षेत्र पंचायतों की बात करें तो 826 है, न्याय पंचायतों की बात करें तो 8,135 है, और जिला पंचायतों की बात करें तो 75 है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित कुछ योजनाएं हैं, और ये योजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इन महत्वपूर्ण योजनाओं को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना। थोड़ी सी देखिए क्या है कि कुछ फैक्ट इस तरह के आपके सामने आएंगे, अब उन फैक्ट से जो डील करना होगा वो आपको ही करना होगा। उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट या ट्रिक वगैरह लगा के याद कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है जो चीजें हैं वो बताना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, थोड़ा सा इसको इग्नोर करें, ये क्रम नंबर 1 से चालू है ना। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ क्या बहुत योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, जमीनी स्तर पर जो काम कर पा रही हैं, काम करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि सब उतना बढ़िया परफॉर्मेंस सबका उतना नहीं है, हम एक एक करके देखेंगे। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और परीक्षा के हिसाब से इसको याद कीजिएगा, मतलब अपने ट्रिक वगैरह बना, क्योंकि इतनी ही नहीं है, अगले पेज पे भी है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान ठीक के तहत चलाई जा रही है। पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान। ठीक है, चौथा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जो गलियां वगैरह है, रोड वगैरह है, इन सारे चीजों के लिए काम चल रहा है। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना चल रही है। बहुउद्देशीय पंचायत भवन, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का काम चल रहा है। ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम चल रहा है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का भी विकास चल रहा है। मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये सारी योजनाएं हैं ना, और काफी ज्यादा है। ठीक है, लगभग 9 महत्वपूर्ण योजनाओं को यहां पे मैंने शामिल किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है। बाकी बहुत सी योजनाएं हैं, आप लोग किताब लीजिएगा तो किताब में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। किताब, आप जब तक किताब नहीं लेंगे तब तक आपको बेहतर तैयारी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 10 घंटे या 20 घंटे में लेक्चर आपको मिलता है, तो आप रिवीजन करेंगे तो फिर से 20 घंटे देखेंगे। अगर भगा के भी देखेंगे तब भी आपको 10-12 घंटे से कम नहीं लगने वाले। लेकिन अगर एक चैप्टर को आपने पढ़ लिया, ठीक है, एक चैप्टर मान लीजिए कि इसके पहले और ये क्लास मिला के 10 पेज का होगा और हमने 2 घंटे में पढ़ लिया, तो जब आप ठीक से पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा और टाइम देंगे, उसको जब रिवीजन करेंगे तो 10 से 15 मिनट मुश्किल से, या इस पीपीटी को भी सेव करेंगे तो 10 से 15 मिनट में रिवीजन होगा। ठीक है, तो यानी कि जो आप 10-12 घंटे में करेंगे वो 1-2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के बारे में, देखिए वैसे तो हम पंचायतों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है 74वां संविधान संशोधन होता है, और जो हम बोल रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, वित्त आयोग की, तो वो इसके लिए भी व्यवस्था करता है। तो कुछ बेसिक चीजें किताब में दी गई हैं तो उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय को भी 3 स्तर पर रखा गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 3 स्तर है ये कैटेगराइज किया गया है अलग अलग हिसाब से। ठीक है, ऐसे तो बहुत डिटेल में है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ध्यान दीजिएगा, आप देखते होंगे कि हर जगह जो नगर पालिका जनरली हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, अगर आप देखें तो हर जगह नगर पालिका नहीं लिखा रहता। आप देखेंगे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में क्या रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है, नगर निगम रहता है। यहां पे आपको नगर पंचायत, नगर पालिका नहीं मिलेगी। आप देखोगे कहीं कहीं शहरों में नगर पालिका होती है और कहीं कहीं नगर निगम होता है। ये क्या मतलब है? ये डिपेंड करता है आकार और जनसंख्या पे। ठीक है, नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो यहां पे 20,000 की जनसंख्या जहां पे होती है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो जाता है, उसको नगर पंचायत कहते हैं। जो छोटे मोटे आप जिले होंगे या जिलों में भी आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है, जिलों में भी आप देखोगे तो जो ब्लॉक स्तर की क्षेत्र होंगे जिनका डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हो गया है, वहां पे आप देखोगे नगर पंचायत होती है। ठीक है, नगर पालिका कहां पे होती है? जहां 20,000 के ऊपर जनसंख्या होती है और कितनी होती है, 1 लाख तक। ठीक है, वहां पे आप जनरली आप देखोगे नगर पालिका होती है। जनरली जो छोटे शहर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें प्रतापगढ़, जौनपुर, इस तरह के जो शहर हैं, ठीक है, जिसमें ठीक ठाक जनसंख्या है, वहां पे आपको नगर पालिका मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नगर पालिका। और जो प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, आगरा, इस तरह के शहर है जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ठीक है, 1 लाख,
1 लाख से अधिक है, ठीक है, 1 लाख से 5 लाख के मान लीजिए बीच में होगी, ठीक है, माफ कीजिए 1 लाख से 5 लाख के बीच में ना, तो यहां पे होगा। क्लियर है? जनरली 20,000 क्या 20,000 के ऊपर 1 लाख तक होगा, ठीक है, यहां 5 लाख हो जाएगा, थोड़ा सा उस क्रम में हो गया। 20,000 से 1 लाख तक यहां पे होगा, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, सीक्वेंस कई बार ऐसा चलता है। 1 से यहां पे 5 होगा और ये 5 लाख से अधिक है, ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से क्लियर कीजिए। 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से अधिक क्या होगा? नगर निगम होगा ना, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या तो होगी नहीं, जनसंख्या ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है, दिमाग से थोड़ा सा फैक्ट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा ये चीजें की गई, ठीक है, नगरों के लिए, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 लागू किया। भाई देखो, इसी के तहत ग्राम पंचायतों के लिए काम किया गया था, स्थानीय स्वशासन के लिए काम किया गया। यानी कि जब बात हो रही है 73वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन साथ के साथ चल रहा है। भाई कहने को 74वां है तो 92 में ही आया ना, स्थानीय स्वशासन ही है ना। ये गांव के लिए तो वो शहरों के लिए है, ठीक है, जो गांव के लिए है वो शहरों के लिए तो साथ के साथ चल रहा है। अब जैसे नगर निगम होता है तो यहां पे देखेंगे एक मेयर होता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ठीक है। एक बार यही प्रस्ताव अगर आया और पास नहीं हो पाया गढ़पूर्ति के कारण से, या फिर मान लीजिए कि वोटिंग नहीं हुई, तो 1 साल बाद ही वो प्रस्ताव आता है। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सभासद होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं, वोटिंग होती है, एक मनोनीत किए जाते हैं, और एक पदेन होते हैं। पदेन में कौन कौन आता है? देखिए, ये तो पदेन मतलब जो उस पद पर है अपने आप उस पद पर आ जाएगा, यानी कि सभासद हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ही चीज है, मैंने कल बताया था, इसके पहले बताया था, विधानमंडल और संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। संसद क्या, इसको सांसद बोल दीजिए, ठीक है, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो लोकसभा का सदस्य होगा या फिर वो राज्यसभा का सदस्य होगा। विधानमंडल में आप देखेंगे जनरली क्या होगा, वो विधानसभा का सदस्य होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का, या तो काउंसिल का होगा, विधान परिषद का, विधान परिषद का। अब क्योंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है, लेकिन यूपी में तो है, ठीक है। तो अगर कोई विधान परिषद का और विधानसभा का या फिर लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य है, तो अपने आप जो है वो एक प्रकार से सभासद की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने बताई। निर्वाचन की बात करें तो न्यूनतम 60 संख्या होनी चाहिए उनकी सदस्यों की, और अधिकतम 110 होगी, ठीक है, इस इतने बीच में होगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कई बार इस तरह की, देखिए ये मिसलेनियस फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर क्योंकि बहुत अच्छे भी लगते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो पहली बार अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत, कई बार पेपर में ये भी लिख सकता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हालांकि मैंने पहले बताया, बाद में यूपी नाम रखा गया। संयुक्त प्रांत में नगरीय स्वशासन कब चालू किया गया था? तो 1916 में ही चालू कर दिया गया था, ठीक है, 1916 में ही चालू कर दिया गया था। नगर पालिका के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? जैसे ये देखिए, नगर निगम की कैटेगरी में आएगा कि नगर पालिका की कैटेगरी में आएगा कि नगर पंचायत की कैटेगरी में आएगा, इसकी घोषणा कौन करता है? करता है राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो घोषणा करते हैं। नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र की अधिसूचना, यानी कि क्षेत्रों को इधर उधर करना, या किस नगर पालिका के तहत कौन सा क्षेत्र आएगा, ऐड होगा या नहीं रहेगा, इन सारी चीजों की घोषणा कौन करते हैं? जो हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में कुछ योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, इसको हमने लगभग देख ही लिया है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे पंचायत होती है, पंचायतों में क्या है? पंचायत मतलब जो ग्रामीण स्तर पर काम करे, लोकल समस्या का सॉल्यूशन जो है लोकल व्यक्तियों के द्वारा निकालें, ठीक है, यानी कि उनको हक हो कि क्या प्रॉब्लम है, वोटिंग के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के माध्यम से चीजें सॉल्व हो, ठीक है। पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट पहले था ही, तो पंचायतें पहले से न्याय करते आ रही। लेकिन आपको पता होगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है, जातियों की नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जाति और जनजाति अलग होती है। देखिए, अनुसूचित जातियां वे हैं जो हमारे ही आपके बीच में रहती हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी कि उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सोसाइटी में उनको उतना महत्व नहीं मिल पाया, लेकिन उनको आरक्षण दिया जाता है इसलिए। लेकिन अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, ठीक है, जिनको हम जनजातियां बोलते हैं, जनजातियां, ठीक है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, अंतर समझिएगा।
ये क्या होता है, ये हमारे जैसे उठते बैठते नहीं है, इनका जो कल्चर होता है वो ही पूरी तरह से अलग होता है। तो अगर यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे लागू करेंगे तो वो भी तो उस हिसाब से हो सकता है उनके अनुरूप ना हो। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने बताया था इसके पहले कि 5वीं और 6ठी अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है। 5वीं तो ठीक है, 6ठी में कुछ विशेष राज्य दिए गए हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। यहां पे देखिएगा, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, AMTM से, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम ना, तो ये 4 राज्य हैं, ठीक है। यहां पे मणिपुर मत रखिएगा बस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मिजोरम और मेघालय है। तो यहां पे देखिएगा राज्यपाल को विशेष पावर है, वैसे भी राज्यपाल को पावर होता है कि इन क्षेत्रों में कोई भी एक्ट या विधान है, ठीक है, उसको वैसे ही लागू करे या परिवर्तन करके लागू करे या फिर ना भी लागू करे। तो इस हिसाब से इनके लिए एक पेशा अधिनियम बनाया गया, पेशा इसको बोला जाता है, ठीक है। ये पंचायती राज अधिनियम यानी इसको जो एनेक्ट करता है तो वो क्या करता है, सोशल जो शेड्यूल एरिया है, ठीक है, वहां पे अलग तरीके से करता है उनके अनुरूप, इसी को पेशा बोला जाता है, ठीक। क्योंकि आदिवासियों का कल्चर और परंपराएं अलग होती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इनके कल्चर की और परंपराओं की, तो आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया था इसके पहले कि हम लोग का जो समाज है वो कैसा है, पैट्रियार्की फॉलो करता है, पितृसत्तात्मक समाज। इनका क्या करता है, जनरली आप देखोगे जो मेघालय में गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, ठीक है। यहीं पे मानिस राम भी है, चेरापूंजी भी उसी के पास है। आप जानते हो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश जो वर्षा होती है वो इसी इलाके में होती है, ठीक है, पहाड़ों पे बसा हुआ है। वो खैर ज्योग्राफी का एक अलग रीजन है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो मैंने बताया कि इस रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जनजातियां हैं और अदर क्षेत्रों में भी आपको जनजातियां मिलेंगी जहां पे मातृसत्तात्मक समाज है। उनका मानना है कि जो महिला होती है वंश नहीं चलेगा, वंश मतलब वंश तो किससे चलता है, पिता से चलता है ना, वंश किससे चलता है, पिता से चलता है। अब महिलाओं से क्या चलेगा, महिला अगर भाई आप अपने नाम के आगे आप नानी का पक्ष थोड़ी ना जोड़ते हैं, आप दादाजी का पक्ष जोड़ते हैं, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो भेदभाव है, ठीक है, या फिर जो भी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम एक्सेप्ट करते हैं कि लड़की की शादी होगी तो वो लड़के घर जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे पूरी तरह से उल्टा है। बड़ी औरत जो होगी घर की, सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होगी, वो घर की मालकिन होगी, और जो उसकी बड़ी बेटी होगी, उसकी अगर अनुपस्थिति में बेटा है, ठीक है, पुत्र है, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, पुत्री को बनाया जाएगा। और साथ के साथ जो लड़का होगा शादी करके वो उसके यहां आके रहेगा, ठीक है। और यहां पे एक बात ये भी बोलना है कि भाई देखो, वंश पे पहला अधिकार जो है किसका होता है, महिला का होता है, माता का होता है, ये बात भी ठीक है। इनका एक कॉन्सेप्ट ये मानना था कि भाई देखो होता क्या है कि प्राचीन समय में, आज की बात नहीं करते, इनका मानना है कि देखो जो वंश होता है ना वो महिलाओं से चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि पहले के समय में, अब देखिए कॉन्सेप्ट की बात आती है, फेमिनिज्म वाले इसका सपोर्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक महिलाओं का संबंध कई पुरुषों से होता था, अब बच्चा किसका है ये पता ही नहीं चलता था, ठीक है। लेकिन एक बात तय थी कि इसकी माता कौन होगी वो पता था, ठीक है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट भी इनका रहता है कि भाई माता के आधार पर वंश चलना चाहिए। हालांकि ये चीजें अब अलग है, अब तो डीएनए टेस्ट वगैरह है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है और इनका समाज ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह की जो समस्या है उनसे निपटने के लिए इसको जो है गवर्नर होता है हर स्टेट में अपने हिसाब से, सिर्फ यही नहीं सारी चीजों को बदल सकता है। तो बस याद रखिएगा पेशा का अधिनियम का टाइम याद रखिएगा, पेशा तो याद हो ही जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है। आपको पता है कि 1992 में एक्ट आया और 93 से लागू हुआ। तो कई बार ये मत देखिएगा कि पंचायती राज क्षेत्र अधिनियम या फिर 73वां संविधान संशोधन, तो 92 में आया 93 से लागू हुआ, कई बार दोनों टाइम लिखे रहते हैं, उसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि पेशा के तहत जो इनकी ग्राम पंचायत चलेगी, इसमें एक शर्त है कि 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए और साल में 4, और इसके लिए इन्होंने टाइम भी दे रखा है कब कब होगी। देखिए यहां पे देखेंगे तो 23 जनवरी के प्रारंभ के सप्ताह से, ठीक है, ये डेट लगभग दे रखा है। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो साल में होगी वो 14 अप्रैल से प्रारंभ से सप्ताह से होगी। उसके बाद तीसरी मीटिंग 20 अगस्त से, और चौथी मीटिंग कब से दे रखा है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से, ठीक है। तो ये टाइम यहां पे बता रखा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे दूसरे यानी अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के उत्तर प्रदेश के विशेष अधिनियम के साथ और डिटेल्स हम इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।